हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सो आप सब बढ़िया हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर वन जनरल पेपर और पेपर टू कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस कवरअप करवाया जा रहा है। फ्री बैच स्टार्ट हो चुका है 2023 दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए। यहाँ पे आपको दोनों पेपर्स का कंप्लीट सिलेबस यूनिट 1 से लेकर 10 तक करवाया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। डेली बेसिस पे स्ट्रक्चर्ड क्लासेस चल रही हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करेंगे, मॉक टेस्ट कंडक्ट करेंगे, पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। हर चीज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको जस्ट करना है कि आप पीडीएफ जो नोट्स की पीडीएफ है उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आपको नोट्स सारे एंटायरली मिल जाएंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में। यूट्यूब चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो। वहाँ पे आपको जो डेली बेसिस पे क्लासेस कंडक्ट हो रही हैं स्ट्रक्चर्ड वे में, वो क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मिल जाएंगी। सो उनको आप अच्छे से फॉलो करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमने अपनी जर्नल पेपर जो वन है, जो उसकी यूनिट 1 स्टार्ट की थी टीचिंग एप्टीट्यूड की। देखो हमारी ऑलरेडी 3-4 नियर अबाउट 4 to 5 क्लासेस हो चुकी हैं टीचिंग यूनिट 1 की। उसमें से हमने अपने सिलेबस की फर्स्ट लाइन कवर अप कर ली है, सेकेंड लाइन भी हमारी कवर अप है, थर्ड भी हो चुकी है। आज हम आगे अपना सिलेबस की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। आज हम करेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग। यानी जो हायर लर्निंग है, जो +2 के बाद जो लर्निंग है, यानी क्लास या ग्रेड 12 के बाद जो लर्निंग है, जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो उनमें मेथड्स फॉलो किए जाते हैं, यानी टीचर सेंटर्ड है या लर्नर सेंटर्ड है, उनको ऑफलाइन ऑनलाइन स्वयं हो गया, स्वयं प्रभा हो गया, मूग हो गया, एक्सेट्रा, इसको आज डिटेल में हम स्टडी करेंगे। सो अगेन आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगा दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, यूट्यूब पे आपको डेली क्लासेस मिलेंगी, दोनों ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई आपको ₹1 भी नहीं देना, पे नहीं करना। सो बिना टाइम वेस्ट किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, आज का सेशन कंडक्ट करते हैं। सो ये हम सब कुछ कर चुके हैं ऑलरेडी। फैक्टर्स हमने लास्ट क्लास में कर लिए थे, हमें करना है यहाँ से, ठीक है। आज हम करेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग, टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड। यानी जो आप टीचिंग मेथड्स फॉलो कर रहे हो वो टीचर पे फोकस करने चाहिए या लर्नर पे करने चाहिए, ऑफलाइन होने चाहिए या ऑनलाइन, इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। देखो जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी जो बने ही हायर लर्निंग के लिए, जिन्होंने हायर लर्निंग मतलब इन शॉर्ट हायर एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, वो ना टीचिंग के अलग अलग मेथड्स यूज़ करते हैं जो टीचिंग को एक तो अफेक्टिव बनाएंगे और जो स्टूडेंट्स का लर्निंग एक्सपीरियंस है ना उसको बड़ा मीनिंगफुल बना देंगे। यानी टीचिंग जितनी ज़्यादा अफेक्टिव होगी उतना ज़्यादा लर्निंग आउटकम्स आपको मिलेंगे, ठीक है। जो मेन 2 अप्रोचेस हैं जो टीचर अफेक्टिव टीचिंग के लिए यूज़ करता है, यानी जो 2 आप डिफरेंट इंपॉर्टेंट मेथड्स कह सकते हो, एक तो होता है टीचर सेंटर, एक होता है लर्नर सेंटर। इसके अलावा अगर हम ना टेक्नोलॉजी को मद्देनजर रखें, यानी जो आपको पता है आज के टाइम में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो रही है, डे टू डे अपडेट्स आ रही हैं, आपको नई नई चीज़ें पता चल रही है। उससे 2 और मेथड्स ओरिजिनेट हो गए टीचिंग के, एक तो है ऑफलाइन, दूसरा है ऑनलाइन। यानी इन शॉर्ट टोटल 4 हो गए, आपका लर्नर सेंटर, टीचर सेंटर, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। देखो जो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई है, जो ऑनलाइन मेथड्स है ना उन्होंने भी प्रोमिनेंस गेन कर लिया अब हायर एजुकेशन में। अब हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट मेथड हम लेंगे टीचर सेंटर्ड मेथड। सो टीचर सेंटर्ड मेथड से हम स्टार्ट करेंगे। देखो जो ना हमारे टीचर सेंटर्ड मेथड है, ये तो टीचिंग के बहुत ज़्यादा पुराने मेथड्स हैं। यानी पहले होता ही है, देखो टीचर जो टीचिंग होगी वो टीचर करेगा, तो जो वो मेथड्स वो फॉलो करेगा, यानी वो टीचर सेंटर्ड है। इनको ट्रेडिशनल और डाइडैक्टिक मेथड्स के नाम से भी जाना जाता है। देखो ट्रेडिशनल तो आप समझ लोगे, डाइडैक्टिक नाम बहुत बार यूजीसी के पेपर में यूज होता है। सो आपको पता होना चाहिए कि ये टीचर सेंटर्ड मेथड की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सेंट्रल रोल है ना, यानी जो मेन फोकस प्लेस किया जाता है इस मेथड में टीचर के ऊपर किया जाता है। यानी टीचर ही इस मेथड का सोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यानी टीचर एक प्राइमरी सोर्स है नॉलेज और इंफॉर्मेशन का। यानी टीचर ने पूरी मतलब जो फर्स्ट इन्फो यानी जो लर्निंग प्रोसेस में जो इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी या नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी वो टीचर करेगा, वो ही उसका प्राइमरी सोर्स है इस मेथड का। अब जो ये मेथड है ना, ये प्रायोरिटाइज करते हैं जो कंटेंट आपको इंस्ट्रक्टर, एजुकेटर, फैसिलिटेटर या टीचर डिलीवर कर रहा है उसको। यानी कि टीचर जो भी आपको एजुकेशन प्रोवाइड करेगा
जो लर्निंग प्रोसेस के टाइम पे वो आपको कंटेंट प्रोवाइड करेगा, उसकी डिलीवरी मेन इंस्ट्रक्टर के थ्रू यानी टीचर एजुकेटर के थ्रू ही होगी, उसको ही प्रायोरिटी मिलेगी। अब टीचर सेंटर्ड मेथड मैंने आपको बता दिया, यानी सिंपल वे में इस मेथड का फोकस टीचर पे होता है। टीचर ही मेन बनता है, वो ही प्राइमरी सोर्स है जिसने लर्नर्स को या स्टूडेंट्स को नॉलेज और अपनी इंफॉर्मेशन या कंटेंट डिलीवर करना है और शेयर करना है। सो इसके अंदर ना कुछ मेथड्स आते हैं। सबसे पहला आता है लेक्चर मेथड। लेक्चर क्या होता है? देखो, लेक्चर में क्या होता है, जो टीचर है ना वो इंफॉर्मेशन को डिलीवर करता है थ्रू स्पोकन डिस्कोर्स, यानी बोल के। अब देखो, एक तरीके से जब हम जो ये क्लास कंडक्ट करें, मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, ठीक है, यानी मैं बोल रहा हूँ, ऑडिबल हूँ, आपको चीजें समझा रहा हूँ, कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ, उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहा हूँ, उनमें जो कॉन्सेप्ट्स में रिलेशंस बन रहे हैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम आती है उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो बेसिकली हम एक टीचर सेंटर मेथड, उसमें एक लेक्चर मेथड को अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो इसमें ना वन वे कम्युनिकेशन होती है, यानी ये एक तरीके से ना ये वन वे कम्युनिकेशन मेथड है, क्योंकि जो टीचर है वो नॉलेज और कंटेंट प्रोवाइड करेगा स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स नहीं कुछ करेंगे। बीइंग अ टीचर सेंटर्ड मेथड, प्राइमरी फोकस टीचर पे है, सब कुछ टीचर की ओर से स्टूडेंट की तरफ जाएगा। सो ये वन वे कम्युनिकेशन मेथड है। अब जो लेक्चर्स ना, इसको ना ज़्यादा इसलिए यूज़ किया जाता है जब, मतलब इसके मेन यूसेज तब होता है जब आपने किसी न्यू कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करना है सबसे पहली बार, यानी वो कॉन्सेप्ट आपने पहले नहीं करवाया, अब आप न्यू कॉन्सेप्ट करवाने जा रहे हो तो उसकी ना बहुत ज़्यादा आपको डिटेल देनी होती है, तब लेक्चर मेथड प्रेफर किया जाता है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स आइडिया या प्रॉब्लम है, उसको आपने उसकी डिटेल में एक्सप्लेनेशन देनी है, तब भी लेक्चर मेथड यूज किया जाता है। इन शॉर्ट, जो ये लेक्चर मेथड है ना, ये आपके जितने सब्जेक्ट्स हैं ना उनका कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू प्रोवाइड करता है। मतलब आपकी सब्जेक्ट की थॉरो डिटेल लेक्चर मेथड के थ्रू आप प्रोवाइड कर सकते हो। देखो, लेक्चर मेथड में आपको कोई इंटरप्शन नहीं होगी, स्टूडेंट्स ने वो जस्ट एक एक्टिव लिसनर्स हैं। सो टीचर के पास जितनी, एजुकेटर के पास जितनी डीप नॉलेज है वो सारी की सारी शेयर कर देगा, डिलीवर करेगा। सो ये ना एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू प्रोवाइड करता है। टीचर सेंटर्ड मेथड में सेकंड मेन मेथड आता है डेमोन्स्ट्रेशन का। देखो, डेमोन्स्ट्रेशन में टीचर क्या करता है, अगर वो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यूज कर रहा है टीच करने के लिए, तो वो स्टूडेंट्स को दिखाएगा कि आपने किस तरीके से एक टास्क या प्रोसीजर को परफॉर्म करना है। मतलब डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब सिंपल वे में होता है डेमो देना। देखो, ये साइंस की जब आप सब्जेक्ट्स होते हैं ना, या मैथ्स के प्रैक्टिकल हो गए या कोई भी एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट हो गया, तब डेमोन्स्ट्रेशन मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप करके दिखाते हो कि आपने काम करना कैसे है, यानी वो आप डेमो प्रोवाइड करते हो, इसे डेमोन्स्ट्रेशन क्या देते हैं। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, जो डेमोन्स्ट्रेशन का मेथड है ना, इसे यानी उन डिसिप्लिन्स, उन सब्जेक्ट्स में यूज किया जाता है जिसमें प्रैक्टिकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। यानी जैसे आपने कोई साइंस का एक्सपेरिमेंट करना है, अगर पहले आपको टीचर एजुकेटर करके दिखाया, फिर ही आप केमिकल्स को हैंडल कर पाओगे, फिर उनको एक दूसरे में मिक्स करके कोई रिएक्शंस को स्टडी कर पाओगे। लेबोरेटरी में प्रोसीजर्स कैसे, किस तरीके किस चीज़ को हैंडल करना, देखो हर चीज़ थ्योरी नहीं बताएगी, कई चीज़ें आपको प्रैक्टिकली समझाएंगे, तब भी आप उनको कर पाओगे। आर्टिस्टिक टेक्निक्स, ड्राइंग। अब आप मेरी बात सुनो, देखो अब आपका सब्जेक्ट ड्राइंग का है, यानी आर्ट्स का है, ठीक है। आपने जो आपके आर्टिस्टिक स्किल्स है, बुक से पढ़ के कोई ड्राइंग बना पाओगे? पहले टीचर से सीखोगे, वो आपको करके बताएगा, उसको फॉलो करोगे, आपके दिमाग में बिठाओगे, तब भी आप भी ड्रॉ कर पाओगे ना। सो इसके लिए डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड दैट कम्स अंडर टीचर सेंटर्ड मेथड्स। थर्ड आता है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत, इसको हम चाहे मार्क कर लो, हैशटैग डाल दो इस पे, ये इतनी बार पेपर में आया ना, पूछो ही मत। देखो, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन एक ना बहुत ज्यादा हाईली स्ट्रक्चर्ड टीचिंग मेथड है। मतलब पूरा जो ये मेथड है ना, स्ट्रक्चर्ड है, एक सिस्टमेटिक वे में है, सब कुछ इसमें बहुत हाईली ऑर्गेनाइज्ड है। इसमें टीचर क्या करता है, वो स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस प्रोवाइड करता है और इंस्ट्रक्शंस बोल के एक्सप्लिसिट वे में बताता है। यानी सिंपल वे में टीचर आपको कुछ समझाने से पहले या कुछ करवाने से पहले स्टेप बाय स्टेप बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक वे में, डिटेल्ड वे में आपको समझाएगा, पहले आपको गाइड करेगा, आपको इंस्ट्रक्शंस देगा कि ये काम करना कैसे है। मतलब वो इंस्ट्रक्शंस कॉम्प्रिहेंसिव होंगी, बहुत डिटेल में होगी। इसमें क्या होता है, सबसे पहले एक जो जिस
ऑब्जेक्टिव के लिए आप सीखना चाहते हो, जो आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उसे क्लियरली डिफाइन किया जाता है। आपको उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए स्क्रिप्टेड लेसन्स प्रोवाइड किया जाती है। एक आउटलाइन होती है, करिकुलम होता है, एक सिलेबस होता है। आपने जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है उसके लिए आपको स्क्रिप्टेड वे में एक लेसन्स करने पड़ेंगे। सिस्टमेटिक फीडबैक होता है इसमें, ठीक है, समझ आ गया। एक आगे इसमें एक टॉपिक आता है जो पेपर में बहुत बार आया। सबसे पहले तो आप लाइन समझो, उन्होंने क्या पूछा था पेपर में। द डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजीज आर कॉमनली यूज्ड इन एजुकेशनल सेटिंग्स टू सपोर्ट कंटेंट मास्टरी। ये तो हमें पता है। देखो, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन जो मेथड है ये एक टीचर सेंटर्ड मेथड है, जो एक हाईली स्ट्रक्चर्ड मेथड है। सो इसमें बहुत सारी स्ट्रेटेजीज यूज की जाती हैं एजुकेशनल सेटिंग में, ताकि जो कंटेंट टीचर डिलीवर कर रहा है उसको सपोर्ट मिल पाए। उन्होंने कहा था, उन्होंने आपको स्ट्रेटेजीज दी थी, उन्होंने कहा था आप उनको एक करेक्ट सीक्वेंस में करो। सो जो स्ट्रेटेजीज है वो किस सीक्वेंस में आनी चाहिए, ये पेपर में क्वेश्चन आया था। सो इसको सीक्वेंस में क्या होना चाहिए, देखो सबसे पहले नंबर 1 पे जो स्ट्रेटेजी आती है वो आती है मॉनिटर एंड डायग्नोस प्रोग्रेस। इसमें आप क्या करते हो, आप स्टूडेंट की करंट नॉलेज को और क्या उसकी समझ है कंटेंट को लेकर उसको असेस करते हो, आइडेंटिफाई करते हो एरियाज स्ट्रेंथ के और वो एरियाज जहां पे अटेंशन की जरूरत है, इंप्रूवमेंट की जरूरत है। मतलब सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या किया जाता है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन की स्ट्रेटेजीज में, यानी ये एक तरीके से फर्स्ट स्ट्रेटेजी है, यानी जो फर्स्ट सीक्वेंस में आती है। इसमें सबसे पहले जो स्टूडेंट के पास यानी जो लर्नर है उसके पास दिमाग में पहले से क्या नॉलेज है, क्या उसकी करंट नॉलेज है, क्या उसकी समझ का लेवल है, वो कैसे समझ पाता है, इस चीज को असेस किया जाता है। जब ये चीजें आपको टीचर को एजुकेटर को समझ में आ गई, वो देन आइडेंटिफाई करेगा कि कौन से एरियाज स्ट्रेंथ के हैं स्टूडेंट या लर्नर के लिए, या किन एरियाज में उसे ज्यादा अटेंशन चाहिए। ये सब कुछ मॉनिटर और डायग्नोस। मॉनिटर मतलब समझना, रिकॉर्ड करना, असेस करना, और डायग्नोस मतलब आपने रिलेशन बनाना, एक इंफॉर्मेशन उसमें से निकालनी, ठीक है, नाम ही बता रहा है। सेकेंड आता है प्रेजेंट न्यू कॉन्टेंट। आपने सबसे पहले प्रीवियस स्ट्रेटेजी में क्या किया, जितनी उसकी करंट नॉलेज थी या प्रीवियस नॉलेज का आपने उसके डिटेल में एनालिसिस कर लिया, आपने एरियाज फाइंड कर लिए कहां पे वो प्रोग्रेस कर सकता है या जहां पे उसको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अब आप उसको न्यू कंटेंट प्रेजेंट करोगे, यानी इस चैट में नई इंफॉर्मेशन, बिल्कुल न्यू नए कंसेप्ट स्टूडेंट्स को क्लियर और स्ट्रक्चर्ड मैनर में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, उसको समझाए जाते हैं। यानी उसको देखो, प्रायर कॉन्सेप्ट तो उसको ऑलरेडी पता है। अब जिस काम के लिए आप टीचिंग कर रहे हो, जिस लर्निंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करने आप टीचिंग कर रहे हो, उसके रिगार्डिंग अब न्यू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा टीचर, न्यू कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट आता प्रैक्टिस। जब आपने उनको यानी स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को न्यू कंटेंट प्रेजेंट कर ही दिया, मतलब आपने कर दिया, आपका रोल था करना, आपने उनको अच्छे से समझा दिया, अब स्टूडेंट्स इंगेज होंगे गाइडेड और इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस में। यानी अब उनको गाइडेंस प्रोवाइड करी जाएगी ताकि जो वो स्टूडेंट्स खुद इंगेज कर पाए अपने आप को, कि वो इंडिपेंडेंटली एक्ट करें, इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस करें, ताकि जो वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को री इन्फोर्स करें और अपनी एक फ्लुएंसी डेवलप कर पाए उस नई नॉलेज को अप्लाई, जो उसकी नई स्किल्स है उसको अप्लाई करने में। सिंपल वे में समझाता हूं आपको। पहले किसी ने नई चीजें बताई, न्यू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, न्यू कंटेंट प्रोवाइड किया, नए कंसेप्ट समझाए, अच्छे से डिटेल में समझाए। अब टीचर कहेगा आप खुद अपनी कैपेबिलिटी को इनको यूज करो, समझा दिए हैं, अगर अब आप खुद करके देखो। जैसे हम मान लो, सपोज करो, जैसे अकाउंटेंसी ले लो। अकाउंटेंसी में क्या करते हैं टीचर्स, सबसे बेस्ट वे क्या है, आप पहले स्टूडेंट को एक क्वेश्चन करवाओ पूरा डिटेल में, प्रैक्टिकल क्वेश्चन से भी पहले देखो, सबसे पहले आप स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट क्लियर करवाओ, उसको डिटेल में बताना चाहिए क्या कॉन्सेप्ट, क्या टॉपिक कर रहे हैं। उसके बाद उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन करवाओ, फिर स्टूडेंट से डाउट पूछो, कोई समझ, उसको कोई डाउट है उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करो। इसके बाद हम क्या कहते हैं, स्टूडेंट को एक क्वेश्चन देते हैं, अब आप खुद सॉल्व करके देखो, अगर कहीं पे आप अटकोगे, कोई प्रॉब्लम आएगी, उसमें हम गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। सो ये होता है प्रैक्टिस, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे लर्नर और स्टूडेंट की ना फ्लुएंसी बन जाती है उस नई नॉलेज को अप्लाई करने में, या जो उसने स्किल्स नहीं सीखी हैं उनको अप्लाई करने में। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोवाइड फीडबैक। देखो, लर्निंग प्रोसेस में ना फीडबैक बहुत ज्यादा क्रूशियल है।
क्यों क्रूशियल? क्योंकि ये स्टूडेंट्स को हेल्प कर दिया कि वो अपनी स्ट्रेंथ्स को और जो एरियाज में उनको इम्प्रूवमेंट चाहिए उसको समझ सकें। यानी स्टूडेंट्स या लर्नर्स को पता चल सके कि इन एरियाज में वो एक्सेल कर सकते हैं बड़े आराम से, इनमें उन्हें प्रोग्रेस की ज़रूरत है, ये एरियाज उनके वीकनेस के हैं, ये यहाँ पे उनकी स्ट्रेंथ लाई करती है, उनके पास एक कंपैरेटिव एडवांटेज है। टीचर्स ना फीडबैक प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को। अब ये जो फीडबैक टीचर, देखो ठीक है टीचर्स स्टूडेंट्स को फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, बट इसके फीडबैक के कुछ बेसिस भी तो चाहिए। ये होगा जब प्रैक्टिस एक्टिविटीज, यानी जब लास्ट स्ट्रैटेजी में प्रैक्टिस कर रहे थे लर्नर्स या स्टूडेंट्स, उस प्रैक्टिस के दौरान स्टूडेंट की या लर्नर की परफॉर्मेंस क्या निकली, वो परफॉर्मेंस जो निकली ना वो बेस होगा अब फीडबैक प्रोवाइड करने का। लास्ट में आता है टीच एंड रीटीच। इस चैप्टर में और आगे फर्दर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, या कुछ अगर कोई स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट या स्किल स्टूडेंट को नहीं समझ है उनको दोबारा से पढ़ाया जाता है, रीटीच किया जाता है। ये सारी चीजें फीडबैक पे बेसिस पे होती है। मान के चलो अगर एग्जांपल दूं, देखो जब प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट, जब टीचर्स ने फीडबैक प्रोवाइड कर दी, बहुत टॉपिक्स ऐसे निकलेंगे जो नहीं क्लियर होंगे, उनको दोबारा से पढ़ाया जाता है, उनको रीटीच किया जाता है, जो उनके जो स्टूडेंट्स के लर्नर्स के डाउट्स हैं ना वो क्लियर हो पाए। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसी भी स्पेसिफिक स्किल्स होती हैं जो कई बार फर्स्ट इन ट्यूशन में नहीं पढ़ाई जाती, उनको और आगे फर्दर एक्सप्लेनेशन उनकी दी जाती है। ये सब कुछ टीच या रीटीच में किया जाता है। ठीक है, आपको अच्छे से समझ आ गया कि डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन की स्ट्रेटेजीज को अगर आपको वो पूछ लें कि इनको अगर करेक्ट सीक्वेंस में आप प्लेस करोगे तो किस तरीके से करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरे पास आता है क्वेश्चन आंसर। अब ये चौथा मेथड है टीचर सेंटर्ड मेथड का। क्वेश्चन आंसर क्या है? देखो इस मेथड में जो टीचर है ना वो क्वेश्चंस फ्रेम कर लेता है, वो क्वेश्चंस पूछता है स्टूडेंट से ताकि जो उनकी समझ को टेस्ट किया जा सके। जितना टीचर ने पढ़ाया है वो स्टूडेंट्स को समझ आया है या नहीं आया, वो इतने काबिल बन गए कि उन क्वेश्चंस के वो रिप्लाई कर पाएंगे, आंसर दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, जिस सब्जेक्ट मैटर के रिगार्डिंग टॉपिक चल रहा है। अब जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करेंगे? देखो टीचर्स ने क्वेश्चन बनाए, प्लॉट कर दिए, अब स्टूडेंट्स का क्या काम है? उनको रिस्पॉन्ड करना, उनके आंसर्स देना। इससे टीचर फीडबैक प्रोवाइड करेगा। और अगर स्टूडेंट्स के, देखो पहले आंसर जज किया जाएगा, स्टूडेंट आंसर कितना अच्छे से दे रहा है। स्टूडेंट जो आंसर देगा उस पे टीचर और फर्दर एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करेगा, उस पे फीडबैक प्रोवाइड करेगा। यानी इन शॉर्ट जो ये मेथड है ना, ये स्टूडेंट की इंगेजमेंट कैसी है, वो किस तरीके से अपने आप को इन्वॉल्व कर रहा है टीचिंग के प्रोसेस में, जैसे वो आंसर दे रहा है या नहीं दे रहा है, उसको इनकरेज करता है और एक इंटरेक्टिव डिस्कशंस बन जाती है। देखो पहले एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर आएगा, उस आंसर से एक और क्वेश्चन बनेगा, उसका आंसर आएगा, फिर उस आंसर से कोई नया क्वेश्चन बनेगा, यानी ये इंटरेक्शन क्लासरूम में चलती रहेगी, जो कि बहुत फ्रूटफुल है दोनों के लिए। टीचर की अफेक्टिव टीचिंग को भी और एक लेवल आगे लेके जाने में, उसकी नॉलेज को शार्प करने में, लर्नर की तो ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट के लिए। समझ आ गया? अब आगे वो क्या कह रहे हैं, देखो जो टीचर सेंटर्ड मेथड है ना, ये बहुत ज़्यादा अफेक्टिव बन जाते हैं जब आपने बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन को कन्वे करना है। यानी जो आप इंफॉर्मेशन आपने लर्नर्स को, या नॉलेज या कंटेंट जो आपने लर्नर्स को प्रोवाइड करना, उसकी क्वांटिटी यानी वो जो उसका लेवल है वो बड़ा हाई है। यानी आपने इंफॉर्मेशन को एक तो एफिशिएंटली डिलीवर करना है, तब ये टीचिंग सेंटर मेथड बड़े यूजफुल है। बट जो टीचर सेंटर्ड मेथड है ना, ये ज़्यादातर ना पैसिव लर्निंग पे डिपेंड करते हैं, यानी इसका पूरा रिलायंस पैसिव लर्निंग पे है। यानी स्टूडेंट्स सिर्फ केवल सुनेंगे और वो पैसिव होगा, उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, एक्टिव लर्निंग तो होगी नहीं इसमें। सो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं, ये आप इसकी ड्रॉबैक मान सकते हो, स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं अपने आप को इंगेज कर ही नहीं पाएंगे क्रिटिकल थिंकिंग और एक्टिव पार्टिसिपेशन में। यानी वो जस्ट एज अ आइडल, एक मूर्ति की तरह बस सुनते ही रहेंगे, बट वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे इतने अच्छे से। ठीक है, अब आगे ना मैं आपको कुछ चीजें बताने जा रहा हूं, पहले इनको समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। टेस्ट कंस्ट्रक्शन क्या होता है? देखो टेस्ट कंस्ट्रक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप एक टेस्ट को डिजाइन और डेवलप करते हो। किस तरीके से आपने टेस्ट लेना है, क्या क्या चीजें उसमें आएंगी, उसकी डिजाइनिंग, कंटेंट कैसा होगा, किस स्ट्रक्चर में होगा, और उसको डेवलप किया जाता है टेस्ट कंस्ट्रक्शन में। यानी ये ना एक बड़ा ना सिस्टमेटिक प्रोसेस में, जिसमें ना मतलब सिस्टमेटिक प्रोसेस में ना बहुत सारे स्टेप्स आते हैं। जैसे
उन स्टेप्स को समझते हैं। पेपर में डायरेक्ट बहुत बार ये क्वेश्चन आया टेस्ट कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड। सिंपल वे में बताता हूँ, टेस्ट कंस्ट्रक्शन एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें टीचर क्या करता है, एक टेस्ट को डेवलप करता है और मतलब डिजाइन करता है और डेवलप करता है। उस डिजाइनिंग और डेवलपमेंट में जो स्टेप्स फॉलो किया जाता है वो करने जा रहे हैं। नंबर 1, स्पेसिफाइंग द कंटेंट्स। सबसे पहले आप ये डिसाइड करोगे आपने टेस्ट में कंटेंट क्या पूछना है। यानी नंबर 1 स्टेप में ये जो टेस्ट डिजाइन हो रहा है, जो इतने लंबे प्रोसेस को फॉलो करके जो डिजाइन हो रहा है, उसमें कंटेंट किस पे यानी क्या सब्जेक्ट मैटर होगा, फोकस कौन से टॉपिक पे करेगा। सेकंड, लिस्टिंग द ऑब्जेक्टिव्स। टेस्ट लेने के पीछे कारण क्या है, क्यों ले रहे हो, क्यों डिजाइन कर रहे हो, क्यों डेवलप कर रहे हो, क्या जज करना है, असेसमेंट करनी है स्टूडेंट की या लर्नर की, या उनको और फर्दर इंकरेज करना, ये ऑब्जेक्टिव्स हो गए टेस्ट के, उनको लिस्ट किया जाता है। थर्ड में डिस्कार्डिंग अनरियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स। अगर जो आपने पिछले स्टेप में आपने अगर कोई ऑब्जेक्टिव सेट किया, ठीक है, वो आपका टेस्ट का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, अगर उनमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव अनरियलिस्टिक या अचीवेबल है ही नहीं, यानी वो टेस्ट के स्कोप के अंदर आता ही नहीं, मतलब वो इन शॉर्ट लर्नर उसको नहीं अचीव कर पाएगा, उसमें प्रॉब्लम होगी ही होगी। किसी भी प्रकार की अगर कोई अनरियलिस्टिक अजम्पशन है या कोई डेफिशिएंसी होगी, आप उसको एलिमिनेट कर दो, डिस्कार्ड कर दो। नेक्स्ट, अब आप प्रिपेयर करोगे टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस। देखो जो ये टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन है ना, ये इंडिपेंडेंटली भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये ना एक ऐसी डॉक्यूमेंट है जो आउटलाइन करती है वेटेज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेस्ट आइटम। मतलब देखो जो आइटम्स आपने टेस्ट में डिजाइन और डेवलप किया, अलग अलग आइटम्स होंगे, अलग अलग टॉपिक्स होंगे, अलग अलग कंटेंट्स होंगे, क्या उसकी वेटेज है, क्या उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, वो आपको टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन डिफाइन करेगा। यानी जो आपने डिफरेंट टॉपिक्स और ऑब्जेक्टिव्स उठाए हैं उनमें जो अंदर, यानी जैसे आप मार्क्स नहीं कह देते कि ये क्वेश्चन 1 मार्क का, 2 मार्क का, 3 मार्क का, 5 का, 8 का, 12 का, 15 का, यानी किस टॉपिक ज्यादा, कौन सा टॉपिक 15 में आएगा, कौन सा 2 में आएगा, कितनी उसमें वेटेज है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सब कुछ आपको टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन डिफाइन करते हैं। लास्ट में प्रिपेयरिंग टेस्ट आइटम्स। आपने जो ऑब्जेक्टिव्स लिस्ट की है, जो आपकी टेस्ट की स्पेसिफिकेशन है, उनके बेसिस पे, उनको मद्देनजर रख के अब आप टेस्ट आइटम्स को डिजाइन करोगे और इनको इंस्ट्रक्शनल गोल्स के साथ अलाइन करोगे। यानी जो जो आइटम्स आपको चाहिए वो सारी डिजाइन हो जाएंगी, कवर अप हो जाएंगी कॉम्प्रिहेंसिव वे में, जो आपका इंस्ट्रक्शनल जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उसके साथ वो अलाइन करेंगे। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया। यहां तक मैंने आपको सारे टीचर सेंटर्ड मेथड करा दिया अलोंग विद इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पेपर में आते ही आते हैं। अब हम अपने सेकंड मेथड पे जा रहे हैं जो है स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड। देखो जो स्टूडेंट सेंटर मेथड है, पहले ओवरव्यू दूंगा, एक इंपॉर्टेंट थोड़ी सी आपको चीज बताऊंगा, फिर उनको डिटेल में करेंगे। स्टूडेंट सेंटर मेथड को लर्नर सेंटर मेथड के नाम से भी जाना जाता है। ये भी जैसे टीचर सेंटर मेथड इंपॉर्टेंट है, एज कंपैरेटिव ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ये भी पेपर में बहुत बार आया है। देखो स्टूडेंट सेंटर जो अप्रोच है, इसमें जो टीचर का रोल है ना वो बस लिमिटेड है, वो एक सीमा तक सीमित है। यानी उसने जस्ट फैसिलिटेट और गाइड करना है लर्निंग को, रेदर देन बीइंग द सोल प्रोवाइडर ऑफ नॉलेज वो नहीं होगा। सिंपल भाषा में बताता हूं, इजीएस्ट वे में, टीचर का काम है स्टूडेंट सेंटर मेथड में जस्ट स्टूडेंट को एक डायरेक्शन, एक गाइडेंस यानी एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना। वो अकेला सोर्स नहीं होगा कि उसने ही नॉलेज देनी है। मतलब इस अप्रोच में स्टूडेंट्स बराबर के हिस्सेदार हैं नॉलेज एक्वायर करने में। यानी टीचर का इस मेथड में टीचर प्राइमरी फोकस है ही नहीं कि वो सोर्स ऑफ नॉलेज है। ठीक है, यानी जो एम्फोसिस है ना वो स्टूडेंट्स को एम्पावर करने पे प्लेस किया जाता है कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग में अपने आप को एंगेज करें। वो आइडल्स या स्टैचूज बनने के बजाय स्टूडेंट्स खुद रिस्पॉन्ड करें हर काम में, लर्निंग प्रोसेस में उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए, लर्निंग एक्सपीरियंस में उसको एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग खुद करें। टीचर ने उनको प्रॉब्लम सॉल्व करके देगा, स्टूडेंट खुद ट्राई करेगा सोल्यूशन कैसे फाइंड करना है। और जो सारा लर्निंग का प्रोसेस है ना उसकी अब ओनरशिप टीचर पे नहीं स्टूडेंट पे चली जाती है। यानी जो पूरा लर्निंग प्रोसेस कैरी आउट हुआ है वो किस तरीके से स्टूडेंट ने कैरी आउट किया। जब आप स्टूडेंट्स को इनकरेज करते हो इस अप्रोच में कि वो
यानी इनकरेज आप क्या करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं जो लर्निंग का प्रोसेस कैरी आउट होगा उसकी। यानी ये अलाइन करेगा आपके जो स्टूडेंट सेंटर एजुकेशन के प्रिंसिपल्स है ना उसके साथ। ये तो था एक तरीके से ओवरव्यू, और ये टॉपिक डायरेक्टली पेपर में आया था जो मैंने आपको चीजें समझाई। ये उन्होंने असर्शन और रीजंस के क्वेश्चन में पूछा था। अब आगे चलते हैं, अब इस मेथड की इसमें डुबकी लगाते हैं, लाइक अ सी बहुत डीप है उसको करते हैं। देखो लर्नर सेंटर मेथड, यानी जो ये ना लर्नर सेंटर मेथड है जिसे आप स्टूडेंट सेंटर अप्रोच भी कह सकते हो, ये ना जो स्टूडेंट्स की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए लर्निंग के प्रोसेस में उसको प्रायोरिटाइज करते हैं, बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। ये नहीं कहते कि टीचर ही सब कुछ कराए, टीचर तो जस्ट एक गाइड है, उसने तो बताना है। देखो मान के चलो अगर आप कहीं पे घूमने जाते हो, आप वहां पे गाइड कर लेते हो, ठीक है, गाइड आपको हर चीज थोड़ी समझाता है, वो तो आपको बस एक ओवरव्यू देता है, इंस्ट्रक्शंस दे देता है, मतलब आपको बता देता है, डायरेक्शन दे देता है। डिपेंड तो आप पे ही करता है ना आपने उस चीज को अच्छे से समझना कितना है, कैसे आपने ऑब्जर्व करना है। यानी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन शॉर्ट स्टूडेंट की बन जाती है, उनको अपने आप को एक्टिवली इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अब जो ये मेथड्स है ना इसमें, यानी जो लर्नर सेंटर मेथड में जो इसमें फोकस है ना वो टीचर से शिफ्ट होकर अब स्टूडेंट पे चल गया है। यानी स्टूडेंट की एक्टिव पार्टिसिपेंट ऐसा या लर्नर की एक्टिव पार्टिसिपेशन पे, और वो एक अब नॉलेज का को क्रिएटर बन गया। अब इसमें जो मेथड्स आते हैं बड़े यूनिक मेथड्स हैं, उनमें सबसे पहला आता है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग पीबीएल। देखो जो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग पीबीएल है इसमें आप क्या करते हो, लाइक इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स को प्रेजेंट कर दिया जाता है ऑथेंटिक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स और सिनेरियोस जिन पे उनको क्रिटिकल सोचने की जरूरत पड़ेगी और प्रॉब्लम स्किल्स जो उनकी है उनको यूज करने की जरूरत पड़ेगी। सिंपल वे में नाम ही बताता है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, यानी जो रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स को फेस किया जा रहा है, जो आ रही हैं, उनको स्टूडेंट्स को प्रेजेंट कर दिया जाता है और पूछा जाता है आपके अकॉर्डिंग क्या सोल्यूशन निकलेगा। स्टूडेंट ने अगर किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है, दिमाग तो लगाना पड़ेगा, कॉग्निटिव एबिलिटीज यूज करनी पड़ेगी, क्रिटिकल थिंकिंग तो करनी पड़ेगी। सो ये है पीबीएल। अब इसमें ये नहीं है कि अकेला एक स्टूडेंट या लर्नर करेगा, ग्रुप में कर लो, कोई नहीं रोकता। यानी स्टूडेंट्स कोलैबोरेट कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, 4-5 स्टूडेंट इकट्ठे होकर प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, केस स्टडी को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यानी ऑफन जो इसमें ना जब आप किसी एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालोगे, ठीक है, जो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आएगा वो जो नॉलेज आप उसमें यूज करोगे या डेवलप करोगे ना वो मल्टीपल डिसिप्लिन से इंटीग्रेट होगी, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं होती है जिसका सारा का सारा सोल्यूशन आपको एक सब्जेक्ट से मिल जाए। अगर आप रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को स्टडी करोगे आपको कहीं ना कहीं दूसरे डिसिप्लिन से भी नॉलेज को इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा। यानी सिंपल भाषा में जो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग का मेथड है बीइंग अ स्टूडेंट सेंटर अप्रोच, ये एक्टिव लर्निंग को इनकरेज करता है, फोस्टर करता है। टीम वर्क, जितनी सॉलिड टीम होगी, जितनी ग्रुप डिस्कशंस होगी, उतनी अच्छे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकले, उतने अच्छे से नॉलेज इंटीग्रेट होगी। किस तरीके से आपने नॉलेज को प्रैक्टिकल सिचुएशंस में अप्लाई करना है ये मेथड हमें बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। वो प्रॉब्लम बेस्ड था, अब आ गया प्रोजेक्ट बेस्ड यानी पीजेबीएल। देखो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में स्टूडेंट्स वर्क करते हैं एक्सटेंडेड प्रोजेक्ट्स पे जिनमें उनको रिक्वायरमेंट हो जाती है कि उनको रिसर्च में इंगेज करना पड़ेगा, एनालिसिस करने पड़ेंगे, सिंथेसिस करने पड़ेंगे और अपनी फाइंडिंग्स को प्रेजेंट करना पड़ेगा। देखो प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं कि आप इससे एक टॉपिक को उठा लो, एक प्रॉब्लम को उठा लो, आप उस पर पूरी डिटेल में रिसर्च करो, ये प्रोजेक्ट होता है। सो ये ही प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है। इसमें क्या किया जाता है, टॉपिक्स पकड़ा दिए जाते हैं स्टूडेंट्स को, गाइड कर दिया जाता है कि आपने कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या इस टॉपिक पे रिसर्च करने के लिए चलना है, स्टेप्स मार्क ऑन कर दिए जाते हैं। अब स्टूडेंट्स खुद अपने आप को रिसर्च में इंगेज करेंगे, थीसिस बनाएंगे, एनालिसिस करेंगे इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने अलग अलग, चाहे प्राइमरी सोर्स हो चाहे सेकेंडरी सोर्स हो, जो उससे गेन किया, फिर अपनी जो उन्होंने फाइंडिंग्स की एक टाइम पीरियड में अपने एनालिसिस के थ्रू उनको प्रेजेंट किया जाएगा। इन शॉर्ट जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है ना, ये जो आपकी सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग का कॉन्सेप्ट है ना उसको प्रमोट करते हैं। यानी स्टूडेंट्स अपने आप को सेल्फ डायरेक्शन देते हैं। जैसे जैसे आप एक चीज के मगर पड़ जाओ ना, आपको पता चलता जाता है अपने करनी कैसे यार।
इंक्वायरी बहुत अच्छी हो जाती है स्टूडेंट्स की, क्रिएटिविटी या प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड केस स्टडीज का। बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आया है, इसमें आपको मैं साथ के साथ वो भी करवाऊंगा केस स्टडी का जो पेपर में क्वेश्चन आया। देखो केस स्टडी मेथड में ना स्टूडेंट्स को केस स्टडीज केसेस प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। यानी ये केसेस रियल भी हो सकते हैं, जो अपने फिक्शनल सिनेरियोस भी हो सकते हैं। अब आपने स्टूडेंट को केस प्रोवाइड कर दिया, चाहे वो रियल हो चाहे वो फिक्शनल, केस तो केस है ना, सोल्यूशन चाहिए केस का। देखो केस को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट क्या करेगा, उसको बहुत डीप एनालिसिस करने पड़ेंगे, अपनी प्रायर नॉलेज को यूज करना पड़ेगा, नई नॉलेज एक्वायर करनी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना पड़ेगा, जितनी उसकी स्किल्स हैं प्रॉब्लम सॉल्व उनको अप्लाई करना पड़ेगा, फैसले लेने पड़ेंगे, डिसीजंस लेने पड़ेंगे, प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व करके तभी केस स्टडी का सॉल्यूशन निकलेगा। यानी स्टूडेंट्स है ना वो केस को बहुत अच्छे से डीपली लाइक अ पुलिस इंस्पेक्टर ऑफ अ हाई ग्रेड उसको एग्जामिन करते हैं। जो उनके पास रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है पुरानी, जो उनको नहीं चाहिए उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर सॉल्यूशंस और रिकमेंडेशंस प्रपोज की जाती है। अब जो ये सॉल्यूशंस और रिकमेंडेशंस आपके केस स्टडी के निकलेंगे ना, जो इसके बेसिस होंगे ना, ये स्टूडेंट की लर्नर की समझ होगी क्या उसने एनालिसिस किया, क्योंकि हर बंदे की सोच अलग है। अगर आप एक ही केस 20 बंदों को 20 स्टूडेंट्स को 20 लर्नर्स को प्रोवाइड करते हैं, उसके 20 सॉल्यूशन निकलेंगे, क्योंकि केस को देखने का नजरिया हर बंदे का डिफरेंट होता है, ठीक है। अब इन शॉर्ट मैंने आपको बता दिया। देखो जो केस स्टडी है ना, ये ना कहीं एक क्वालिटेटिव रिसर्च के टाइप है। अब जो ये केस स्टडी का टॉपिक है ना, ये हम जब हम अपनी नेक्स्ट रिसर्च एप्टीट्यूड की यूनिट करेंगे उसमें भी स्टडी करेंगे। यानी जो केस स्टडी है ना, ये ना एक टाइप का क्वालिटेटिव रिसर्च है जिसमें आप एक सिंगल यूनिट को इन डेप्थ स्टडी करते हो। केस एक, उसको उसकी गहराई में जाना, जैसे कोर्ट केसेस होते हैं, मान के चलो फॉर एग्जांपल, जैसे देखो लॉयर्स हैं, लॉयर्स का काम भी है केसेस को सॉल्व करना, ठीक है। यानी अगर कोई केस आ जाता है, लॉयर्स क्या करो उसमें इन डेप्थ डिटेल में जाते हैं, तभी जजमेंट करेक्ट पास की जाएगी, तभी एक आप अपनी जो आपकी फाइंडिंग्स हैं उनको प्रेजेंट कर पाओगे। यानी जो सिंगल यूनिट में केस होगा ना, वो पर्सन का भी हो सकता है, ग्रुप का भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन का भी हो सकता है, इवेंट का भी हो सकता है। यानी जो केस स्टडी का मेथड है ना, इसको तब ऑफन यूज किया जाता है जब आपने ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स फिनोमिना को समझना है, स्टूडेंट्स को समझाना है कि वो समझ पाए खुद को, ठीक है। और इनको किसी जो ये फिनोमिना है ना, कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, इनको और कोई मेथड इतना कैपेबल है ही नहीं, उसमें काबिलियत है ही नहीं कि वो इसको सॉल्व कर पाए। देखो जितने केस स्टडी के बेनिफिट्स हैं, कुछ लिमिटेशंस भी हैं, ये सारी पेपर में आई हुई है। सबसे पहले देखो केस स्टडी की जो है ना, वो दैट आर नॉट इजी टू जनरलाइज फाइंडिंग्स फ्रॉम। जो आपने केस स्टडी की फाइंडिंग्स की हैं, जो उसके सॉल्यूशंस निकले हैं, उसको आप इजीली जनरलाइज नहीं कर सकते पूरी इकोनॉमी के लिए, ठीक है। ये सबसे पहले लिमिटेशंस है। यानी एक नॉर्मल केस की फाइंडिंग्स हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं हो पाएंगी। जो केस स्टडी है इसमें देखो आपको पता है बहुत डीप में एनालिसिस करना पड़ेगा, बहुत डिटेल में रिसर्च करना पड़ेगा, फाइंडिंग्स करनी पड़ेंगी, प्रेजेंटेशंस करनी पड़ेगी। यानी इसमें टाइम तो लगेगा ही लगेगा, सो टाइम कंज्यूमिंग है। जितना टाइम लगेगा उतने रिसोर्सेस लगेंगे, उतना पैसा लगेगा, सो साथ में ये एक्सपेंसिव मेथड भी है। जो केस स्टडीज है ना, जो रिसर्चर इसको सोल्यूशन को कैरी आउट कर रहा है, जो रिसर्च को कैरी आउट कर रहा है, वो बायस हो सकता है, उसके अपना जो पर्सनल जजमेंट है वो डैम श्योर है उसमें रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि हर बंदे की सोच अलग है। उसकी सोच जो चीज को मांग रही है, जो सोल्यूशन वो प्रोवाइड करे, वो रिफ्लेक्ट होगी इस आंसर में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मेथड आता है फ्लिप्ड क्लासरूम का। बड़ा यूनिक मेथड, आपने पढ़ा भी नहीं होगा। देखो फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल में क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को इंगेज कर दिया जाता है इंस्ट्रक्शनल कंटेंट के साथ क्लास से पहले, यानी थ्रू प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स, रीडिंग्स या ऑनलाइन मॉड्यूल्स। मतलब समझो, सपोज करो अब मैं क्या करूं, मैं आपको यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करवा रहा हूं, पेपर 1 की और पेपर 2 कॉमर्स की फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। मेरी डेली क्लासेस आ रही हैं, मैं क्या करूं, मेरा चैनल बना हुआ है टेलीग्राम, आपने ज्वाइन किया ही होगा, आपको पता ही है। अगर मैं क्या करूं, अब जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ये एक तरीके से ऑनलाइन मॉड्यूल है, ठीक है। इसको मैं पहले प्रोवाइड कर दूं,
ऑल पूरी डिटेल में अच्छे से। उसके बाद फिजिकल सेशन कंडक्ट करूं, यानी एक फिजिकल एनवायरनमेंट में स्टूडेंट्स को बुलाऊं, वो मेरे पास आके अब स्टडी करें, अब दोबारा से उनको करूं। ये होता है फ्लिप्ड क्लासरूम। मतलब पहले ऑनलाइन यानी किसी भी सोर्स के थ्रू, चाहे प्री रिकॉर्डेड लेक्चर कुछ भी हो, आपने स्टूडेंट्स को इंगेज कर लिया इंस्ट्रक्शन कंटेंट में, यानी उन्हें ओवरव्यू दे दिया कि हम ये करने चाह रहे हैं, उनको एक तरीके से बेस बन गया उनका। दोबारा से अब फिजिकल क्लासरूम यानी नॉर्मल जो रियलिटी में क्लासरूम है उसमें टीच करना। सो ये है फ्लिप्ड क्लासरूम का कॉन्सेप्ट। इसमें जो आपका क्लासरूम टाइम है ना, वो डेडिकेट कर दिया जाता है एक्टिव लर्निंग एक्टिविटीज को। यानी मान लो सपोज करो, अब वैसे ये मेथड बहुत सॉलिड है। जैसे मैं अब आपको मेरी प्री रिकॉर्डेड वीडियो मिल रही है, आप इसको सुन लो, टॉपिक को पूरा डिटेल में समझो। इवनिंग टाइम हम एक घंटे का सेशन कंडक्ट करें, उस सेशन में पढ़ाई नहीं होगी, उसमें डिस्कशंस होंगी, उसमें प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स होंगे। यानी आप डाउट्स, आप कहोगे जब मैं स्टार्ट करूंगा आपके डाउट्स आएंगे, डाउट्स का सोल्यूशन आएगा, यानी एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन चलेगा। वो जो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से आउटकम निकलेगी ना, कोई दुनिया की ताकत उस लर्निंग आउटकम हिला नहीं पाएगी, इतने अच्छे से वो आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। ठीक है, यानी इन शॉर्ट अब जो ये लर्नर सेंटर मेथड्स हैं, ये स्टूडेंट की एंगेजमेंट को प्रायोरिटाइज करते हैं, उनको क्रिटिकली सोचने पे मजबूर करते हैं। अगर उन्होंने कुछ सीखना है, सोचना तो पड़ेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी को यूज करना ही पड़ेगा, अपनी जो उनकी प्रायर नॉलेज है और जो उन्होंने नई नॉलेज एक्वायर किया उसको अप्लाई करना ही पड़ेगा। यानी स्टूडेंट्स को एक्टिव लर्निंग पढ़ेंगे, उनको पैसिव लिसनर्स नहीं बनना। स्टूडेंट की ऑटोनॉमी है, उनको इंडिपेंडेंस दी गई है, वो अपने लेवल पे अपने अकॉर्डिंग सीखें, ताकि जो उनकी जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स है ना, वो और ज्यादा डेवलप हो पाए। समझ के अब एक क्वेश्चन है, उसको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू करते हैं, एक तो इसका ओवरव्यू आ जाएगा दोबारा से आपको, और एक ना आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाएगी। देखो सिंपल वे में जो आपके लर्निंग सेंटर टीचिंग मेथड्स हैं, ये स्टूडेंट्स की या लर्नर्स की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट को प्रायोरिटाइज करते हैं। उनको इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा, उनको इंगेज होना ही पड़ेगा लर्निंग एक्सपीरियंस को मीनिंगफुल करने के लिए और लर्निंग प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए। यानी एक्टिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, इंडक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग, यानी तीन चीजें हैं, एक्टिव, कोऑपरेटिव, इंडक्टिव और लर्निंग। ये सारे लर्नर सेंटर के मेथड्स हैं जो एक्टिव पार्टिसिपेशन को प्रमोट करेंगे। ये पेपर में पूछे गए थे, समझे? यानी ये आपने सुने भी नहीं होंगे, ये पेपर में आए थे। देखो वो चीजें पूछते हैं जो आपने कभी पढ़ी भी नहीं होंगी। ठीक है, सो उन्होंने आपको क्वेश्चन में क्या दिया, उन्होंने 7-8 ऑप्शन दे दी, बताओ इनमें से कौन से टीचर लर्नर सेंटर मेथड है। देखो वो इजी मेथड्स नहीं पूछते, मतलब जो आपको समझ ही आ जाए, सिंपल वे में आपको समझ आए, ऐसे पूछे जा रहे हैं। सो उसका करेक्ट आंसर क्या था? एक्टिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, इंडक्टिव टीचिंग और लर्निंग। ये तीनों लर्नर सेंटर मेथड्स है जो एक्टिव। अब साथ में उन्होंने एक कंडीशन रखते हैं, वो मेथड्स बताओ जो एक्टिव पार्टिसिपेशन, कोलैबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करेंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट डाउट में चल गए, अब वो सोचेंगे कि कौन सा मेथड होगा जो एक्टिव लर्निंग को। स्टूडेंट्स आप एक चीज ध्यान रखो, हर स्टूडेंट का मेथड जो सा मर्जी उठा लो, वो स्टूडेंट्स की ही एंगेजमेंट को ऊपर लेके जाएगा। सो ऑब्वियस बात है, मतलब कोई भी लर्नर सेंटर टीचिंग मेथड है वो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट को इनकरेज करेगा ही करेगा। ठीक है, जो पैसिव लर्निंग है वो जो आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच है टीचिंग की उसमें आती है। यानी वहां पे लर्नर जस्ट इंफॉर्मेशन को पैसिवली रिसीव करते हैं, उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, बस उनका काम है सुनना, रिसीव करना, उन्होंने अपने बिहाफ पे कुछ नहीं कहना। ठीक है, समझ आ गया? आगे क्या है, यानी इन शॉर्ट जो लर्नर सेंटर अप्रोच है वो नीड्स, इंटरेस्ट या एक्टिव इन्वॉल्वमेंट जो लर्नर के लर्निंग प्रोसेस पे उस पर फोकस करती है। यानी ये अप्रोच अच्छे से शो करती है कि किस तरीके से लर्निंग की जो आउटकम्स हैं, उनकी जो स्टूडेंट या लर्नर की जो एंगेजमेंट है उसको इनहेंस किया जा सकता है, उनको मोटिवेट किया जा सकता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो, या उनके ओवरऑल लर्निंग आउटकम्स को किस तरीके से डेवलप किया जा सकता है। समझ गए? सो यहाँ पे हमारे दोनों इंपॉर्टेंट मेथड्स कंप्लीट हो गए हैं, लर्नर सेंटर भी और टीचर सेंटर भी। ठीक है, एक और मेथड कर लेते हैं, बाकी सेशन हम कल आज का वाइंड अप करेंगे, आगे कल करेंगे। वो आते हैं ऑफलाइन मेथड्स। हमने 4 मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, टीचर सेंटर, स्टूडेंट सेंटर, अब ऑफलाइन करने चलते। देखो जो आपके ऑफलाइन मेथड्स हैं ये आपके ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स हैं। अब ट्रेडिशनल माने यानी जो नॉर्मल होते हैं, जो हर जगह पे, ये तो ऐसी चीज है जो हर जगह पे है।
यानी जो आपके ये वो टीचिंग मेथड है जहां ये वहां पे कंडक्ट हो, यानी एक फिजिकल क्लासरूम में फेस टू फेस सेटिंग में कंडक्ट हो गए, जैसे नॉर्मल क्लासेस जो आपके स्कूल कॉलेजेस में लग रही हैं, बच्चे जाते हैं, टीचर आते हैं, वहां पे पढ़ा देते हैं, यानी एक फिजिकल सेटिंग में टीचर और स्टूडेंट फेस टू फेस कॉन्टेक्ट करते हैं, ये ट्रेडिशनल मेथड है। सो ये ऑफलाइन मेथड्स होते हैं। यानी जो ये मेथड्स है ना, ये ना ट्रेडिशनल मोड ऑफ टीचिंग के अंदर आते हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में। ये तो बहुत सालों से चलते हैं, यानी ये तो जब से एजुकेशन स्टार्ट हुई ना ट्रेडिशनल मेथड्स तो तब से है। अब इसमें कुछ कॉमन जो पेपर में बहुत बार आए मेथड्स उनको स्टडी करते हैं। सबसे पहला आता है क्लासरूम लेक्चर्स। देखो कहीं ना कहीं जो मैंने आपको लेक्चर मेथड कराया ना टीचर सेंटर्ड का, सेम चीज है, बस क्लासरूम लेक्चर अब क्लासरूम में दिया जाएगा। ठीक है, फिजिकल सेटिंग हो गई। क्लासरूम लेक्चर में टीचर आएगा, वो कंटेंट को डिलीवर करेगा स्टूडेंट्स को इन पर्सन में। मान लो टीचर लेक्चर स्टैंड पे खड़ा हो जाएगा, स्टूडेंट्स अपनी चेयर्स पे बैठे होंगे, वो क्लास में एंटर करेगा, खड़ा होगा, अपना कंटेंट डिलीवर करना, जो उसने नॉलेज शेयर करनी है, जो न्यू कॉन्सेप्ट समझाने हैं, जो न्यू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, उसको डिलीवर करना स्टार्ट कर देगा। इसे क्लासरूम लेक्चर कह देते हैं। यानी जो ये आपका क्लासरूम लेक्चर है ना, ये एक ना इमीडिएट इंटरेक्शन को प्रोवाइड करता है, क्लैरिफिकेशन पॉसिबल है, फीडबैक पॉसिबल। कैसे? मान लो टीचर ने कंटेंट डिलीवर कर दिया, सारा न्यू नॉलेज, सारे न्यू कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दे, उसके बाद टीचर डैमशर ये पूछेगा ना बच्चों समझ आया या नहीं आया। नहीं किसी बच्चे को समझ आया, वो हैंड रेस करेगा, वो अपना इशू बता देगा, मुझे ये चीज़ नहीं समझ आई, टीचर उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देगा। यानी ये इंटरेक्शन बनी रहेगी क्लासरूम में। ठीक है, क्लैरिफिकेशन बच्चों को मिलती रहेगी, फीडबैक भी मिलती रहेगी। ठीक है, अब जो लेक्चर्स है ना, जब लेक्चर्स क्लासरूम में लेक्चर्स दिए जाते हैं ना, ऑफन ना इसमें विजुअल एड्स यूज किए जाते हैं। चाहे आप प्रेजेंटेशन यूज कर लो, पीपीटी के थ्रू कर दो, प्रोजेक्टर के थ्रू, कोई चार्ट के थ्रू, कोई एड, कोई भी इंस्ट्रक्शनल एड यूज कर लो, वो यूज किए जाते हैं। डिस्कशंस को इनकरेज किया जाता है, डेमोन्स्ट्रेशन प्रोवाइड की जाती है जिन सब्जेक्ट्स में यानी जिन डिसिप्लिन्स में जरूरी है, यानी करके बताया जाता है कि बच्चों का आपने ये चीज ऐसे करनी है, फिर बच्चे करते हैं। ठीक है, सेकेंड आता है हमारा पास डिस्कशंस एंड डिबेट्स का। क्लासरूम की जो डिस्कशंस और डिबेट्स हैं, ये एक ऐसी दो चीजें हैं जो एक्टिव इंगेजमेंट को प्रमोट करती हैं। डिस्कशन मतलब आप 4-5 बंदे रल के एक इशू को डिस्क्राइब करो, उस पर कुछ अपने आइडियाज प्रेजेंट कर रहे हो। अब क्लासरूम में क्या होगा, एक टीचर होगा, बाकी स्टूडेंट्स होंगे, यानी डैम श्योर ये दोनों पार्टीज इन्वॉल्व होंगी डिस्कशन में। सो इसमें स्टूडेंट्स की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होगी, वो क्रिटिकली सोचेंगे, यानी टीचर्स उनको कहेगा बताओ अपने आइडियाज बनाने के लिए दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, क्रिटिकल सोचा ही जाएगा, यानी एक्सचेंज होगा स्टूडेंट्स के अमंग आइडियाज का। यानी ये इन शॉर्ट जो आपका डिस्कशन और डिबेट है ना, ये ना स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है कि वो अपने थॉट्स को अच्छे से प्रेजेंट कर पाए, आर्टिकुलेट कर पाए, अपनी असम्पशंस को चैलेंज कर पाए। जो उनको पहले इंस्टेंस में चीज लगी, माइंड भी वो चीज खुद ही वो रेक्टिफाई करके उनको अलग लगे, जब दूसरे का ओपिनियन सोचा वो अपनी चीज को और मॉडिफाई करेंगे। यानी इससे ना अच्छी डेवलपमेंट कम्युनिकेशन और आर्ग्यूमेंटेशन स्किल्स की होगी ही होगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रुप वर्क एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग। ग्रुप वर्क मतलब जब दो या दो से ज्यादा स्टूडेंट्स आपस में इकट्ठे होकर कोई ना कोई काम करते हैं। इसमें स्टूडेंट्स इकट्ठा काम करेंगे स्मॉल ग्रुप्स में, ताकि जो उनको टास्क दिया गया, जहाँ उनको जो प्रोजेक्ट किया गया उसका सोल्यूशन वो फाइंड कर पाए। यानी अगर आपने कोई प्रोजेक्ट दे दिया, वो अकेले बच्चे को नहीं दिया, वो ग्रुप को दे दिया, 4-5 बच्चों को इकट्ठे करके, वो ज्यादा रिजल्ट्स लेके आएगा एज कंपेरेटिव अगर आप अकेला। क्योंकि एक अकेले बंदे में एक का दिमाग, 4 में 4 दिमाग, 4 दिमाग जब इकट्ठे होंगे बहुत चीजें निकलेंगे, बहुत नई चीजें डेवलप होंगी, बहुत कुछ स्टूडेंट्स को समझ आएगा। यानी इससे टीम वर्क इनकरेज होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बढ़ जाएंगी, आपस में बात करनी आएगी, कोऑपरेट करेंगे वो एक दूसरे के साथ, इंटरपर्सनल जो स्किल्स है उनकी बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएंगी। लास्ट में हमारे पास मेजर मेथड आता है लेबोरेटरी सेशंस। देखो लेबोरेटरी सेशंस है ना, जो इनको कंडक्ट किया जाता है स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज में, बहुत स्पेशलाइज्ड इन्वायरमेंट होती है, उसमें आप लेबोरेटरी सेशंस को कंडक्ट करते हो। ये स्टूडेंट्स को इंगेज करता है हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट, यानी स्टूडेंट्स खुद एक्सपेरिमेंट अपने हाथ से करते हैं। किसी और के हाथ से की हुई चीज और अपने हाथ से की हुई चीज दोनों में बहुत फर्क है। वो अगर कोई और बंदा आपके बिहाफ पे काम करता है, वो आपको इतनी इंफॉर्मेशन नॉलेज नहीं प्रोवाइड करेगी जितना आप खुद करके समझोगे। डाटा कलेक्शन पता चलती है किस तरीके से की जाती है, उसको एनालाइज किस तरीके से किया जाता है। यानी जो ये लेबोरेटरी सेशन है, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को कि जो उनके पास थ्योरेटिकल नॉलेज है उसको प्रैक्टिकली कैसे इंप्लाई किया जाएगा, कैसे उसको अप्लाई किया जाएगा।
वो अपनी जो उनके काम करने की स्किल्स हैं, प्रैक्टिकल स्किल्स हैं, उनको डेवलप करेंगे। और साइंटिफिक इंक्वायरी, उनके दिमाग में ना क्वेश्चन आएगा, भाई ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, यानी इंक्वायरी जो साइंटिफिक है ना बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये मेजर 4 आपके फैक्टर्स थे जो ऑफलाइन मेथड्स में आते थे। सो इन शॉर्ट जो ऑफलाइन मेथड्स होते हैं ये डायरेक्ट इंटरेक्शन और इमीडिएट फीडबैक को ऑफर करते हैं, जिससे जो पर्सनल कनेक्शंस है आपस में वो बनते जाते हैं। जो क्लासरूम इन्वायरमेंट है वो स्टैटिक नहीं, वो डायनामिक बन जाता है, बहुत एक्टिव इन्वायरमेंट होती है, बहुत नए आइडियाज बन रहे हैं, डिस्कशंस होंगे, डिबेट्स होंगे। बट कहीं ना देखो क्लासरूम मेथड्स में यानी जो ऑफलाइन मेथड्स हैं इनमें टाइम, स्पेस और एक्सेसिबिलिटी की लिमिटेशंस अराइज हो सकती हैं। कई बार स्टूडेंट्स के पास पॉसिबल ही नहीं होता, उनके पास रिसोर्स नहीं होते कि वो क्लासरूम फिजिकल में आ पाएँ, वो अटेंड कर पाएँ, वो अपने आप को इंडल्ज कर पाएँ, उनके पास एक्सेसिबिलिटी नहीं होती। सो ये चीज़ें लिमिटेशंस हैं ऑफलाइन मेथड्स की। सो यहाँ पे हम आज का सेशन करते हैं कंप्लीट। कल जो मतलब हमारी जैसे आपको पता है अल्टरनेट डेज पे क्लास लगती है, एक दिन पेपर 1 की लगती है, एक दिन पेपर 2 की। आज जैसे पेपर 1 की होगी कल पेपर 2 की लगे, परसों फिर पेपर 1 के आगे कंटिन्यू करेंगे। तब हम करेंगे अपने ऑनलाइन मेथड सारे, लाइक स्वयं क्या है, स्वयं प्रभा क्या है, मूव क्या है, उनको डिटेल में करेंगे। ठीक है, सो आज का सेशन वाइंड अप करने से पहले जो आज के सेशन की पीडीएफ हो वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी इंग्लिश और हिंदी में, सो उसको ज्वाइन कर लो। सेशन आपको यूट्यूब पे अभी लाइव हो जाएगा थोड़े टाइम तक, यानी जैसे वीडियो में अपलोड हो जाएगी। सो सेशन भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। पहले अगेन आई एम टेलिंग, पहले वीडियोस देखो, सेशंस के थ्रू गो थ्रू हो, अपनी तैयारी को सॉलिड बनाओ, फिर पीडीएफ्स के गो थ्रू हो। ये 2 चीजें ही आपकी अंडरस्टैंडिंग को एक हायर लेवल पे ले जाएंगी। उसके बाद आपको बहुत ईजी होगा जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे या मॉक टेस्ट कंडक्ट करेंगे। सो मिलते हैं फिर, आज का करते हैं सेशन वाइंड अप। कल हम आगे अपनी जर्नी पेपर 2 की कॉमर्स की कंटिन्यू करेंगे with a new session, with a new set of topics to continue our journey for completing our syllabus of paper 2 commerce. So good afternoon, have a nice day ahead, मिलते हैं कल फिर।